तो आज हम बात करेंगे कि भारत के रॉ चीफ इनका विजिट नेपाल में हुआ था, जो कि अनऑफिशियल था। इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि जो भारत के रॉ चीफ है, इनका विजिट नेपाल में हुआ था। इनका नाम है समंत कुमार गोयल। तो बेसिकली दोस्तों, इनका जो विजिट हुआ है बहुत अनऑफिशियल लेवल पे हुआ था और दोनों सरकारों ने, नेपाल सरकार ने भी और भारत सरकार ने भी इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल पब्लिकेशन, ऑफिशियल प्रेस रिलीजेस नहीं किए हैं अपनी वेबसाइट पे और प्रिंट मीडिया के माध्यम से। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि इस प्रकार की गोप्य जो विजिट होती है वो क्यों होती है, हमें ये समझना पड़ेगा दोस्तों। हम थोड़ा सा इसको इंटेलेक्चुअल लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी थोड़ा सोचिएगा और समझिएगा इसको देख करके कि जैसे कि दोस्तों कि आप खुद जानते हैं कि कोई भी एक देश की जो सीक्रेट एजेंसी होती है या नेशनल सीक्रेट एजेंसीज होती हैं, वो अपने आप में एक गोप्य संस्था है दोस्तों। ये आपको समझना पड़ेगा। ये गोप्य संस्था अगर किसी डायरेक्टली एक देश के लीडर से जाकर के अगर ऐसा मिल रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र तो नहीं बन रहा ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर भारत के कोई भी या दुनिया का कोई भी अपनी सीक्रेट एजेंसी का कोई व्यक्ति हो और वो किसी दूसरे देश के बड़े लीडर से डायरेक्ट जाकर के मिले, तो सबसे पहले तो वहाँ की सीक्रेट एजेंसी इसको अलाउ ही नहीं करेंगी। तो ये लॉजिकल बात है कि वहाँ की सीक्रेट एजेंसी इसको अलाउ इसलिए नहीं करेंगे कि वो दूसरे देश के सीक्रेट सोसाइटी या सीक्रेट एजेंसीज़ के व्यक्ति हैं, तो और वो किसी दूसरे देश के मेन लीडर से डायरेक्टली जाके कैसे मिल सकते हैं। तो ये अपने आप में ही एक खोज का विषय हो जाता है और अपने आप में एक षड्यंत्र का विषय हो जाता है। तो हालांकि भारत और नेपाल के रिलेशन में ऐसा कुछ देखने को नहीं आता, पर दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, ये पहली अनऑफिशियल विजिट नहीं है। ऐसे कई अनऑफिशियल विजिट हो चुके हैं भारत के रॉ चीफ के माध्यम से नेपाल में। और सिर्फ भारत ही नहीं, और जितने भी अलग अलग देशों के जितने भी रॉ तो जो है इंडिया की हैं, और जो दूसरे देशों की जितने भी सीक्रेट एजेंसीज़ हैं, वो भी कोशिश करते हैं नेपाल में आकर के अपनी बात को मनवाने के लिए या बात रखने के लिए। अब ये नहीं कह सकते दोस्तों, मैं किसी पे यहाँ पे लालछन नहीं लगा रहा हूँ। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं लालछन लगा रहा हूँ भारत में या कोई दूसरे देश पे। ऐसा कुछ भी नहीं, प्रैक्टिकल बात आपके सामने करने की कोशिश करूँगा। कुछ समय पहले आपने ये भी देखा होगा कि जब चाइनीज़ एम्बेसडर जब नेपाल में आकर के और उनने सरकार बचाने की कोशिश की थी नेपाल में, तो काफ़ी हुड़दंग मचाया था इंडियन मीडिया ने कि चाइनीज़ एम्बेसडर नेपाल में आकर के अपने षड्यंत्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक था, वहाँ तक समझ में आता था कि नहीं ठीक है, इंडियन मीडिया ने ऐसा सोचा। तो अगर अब जब इंडियन रॉ चीफ इस प्रकार के अनऑफिशियल विजिट करें, तो अब नेपाल के मीडिया वाले क्या बोलेंगे, उनका आप रिएक्शन क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। एक देश होने के हिसाब से उनका एक रिएक्शन क्या हो सकता है। वो तो यही सोचेंगे कि अरे दूसरे देश का जो भी है सीक्रेट एजेंट या सीक्रेट डायरेक्टर या उनके जो भी एजेंसीज़ के अधिकारी हैं, वो डायरेक्टली आकर के ऐसे क्यों मिल रहे हैं। एम्बेसडर भी आते थे मिलने के लिए, तो वहाँ पे तो वो ऑफिशियल बंदा था चाइनीज़ एम्बेसडर, वो ऑफिशियल बंदे होते हैं। वो सब प्रेस रिलीज़ के माध्यम से लोगों को बताया जाता है कि नहीं, हम इनसे विजिट करने जा रहे हैं, इनसे बात करनी है, ऐसा वैसा। ठीक, तो ये अनऑफिशियल था दे करके। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो रिलेशन सॉल्व होना चाहिए था, जो बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व होने चाहिए थे इंडिया और नेपाल के बीच में, और वो देखा जाए तो सिविलियन फॉर्म से या मिनिस्ट्रियल फॉर्म से ही सॉल्व होना ज़रूरी था। अगर ये द्विपक्षीय प्रधानमंत्री के लेवल पे अगर बात हो गई होती, या सचिव स्तर पे भी हो गई होती, या फिर कैबिनेट स्तर पे हो गई होती, तो काफ़ी अच्छा भी होता। पर यहाँ पे क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि जो भारत के रॉ चीफ हैं वो अनऑफिशियली आते हैं। वेडनेसडे को ये आए थे नेपाल में। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली जी से भी मिलने की कोशिश की, और उसके बाद पुष्प कमल दहल से भी मिलने की कोशिश की। ऐसे करके आपके कुछ ऐसे माधव कुमार नेपाल हो गए, इन सब से मिलने की कोशिश की। तो कहने का अर्थ ये है कि जो पीएम केपी ओली थे, उनने ये करके उनसे मिलने से नकार दिया कि बिना दोनों देशों के सरकार के प्रमुखों के
मिलने की बजाय कोई ऐसी सीक्रेट एजेंसी का व्यक्ति अगर आकर के मिलेगा तो ये गलत मैसेज जाएगा। तो ये कई हद तक बात सही भी है दोस्तों। इसको आप प्रैक्टिकली देखिए कि अगर इस प्रकार के जो रिलेशंस होते हैं, जो दोनों देशों के प्रमुख अगर आकर के बात करें तो ज़्यादा वाजिब होता है और लोगों को समझ में भी आती है। और अगर इस प्रकार की अनऑफिशियल विजिट्स होंगी और अनऑफिशियल वो भी सीक्रेट एजेंसी के व्यक्ति के माध्यम से, तो ये गलत है। तो मुझे अपने आप एक इंसान के लेवल पे और एक सिटीजन के लेवल पे मैं तो यही सोचूंगा कि दोस्तों ये विज़िट ठीक नहीं थी। ये कहीं ना कहीं नेपाली सोसाइटी को और नेपाल और भारत के जो रिलेशंस थे उसमें और एक इनसिक्योरिटी नेपाल के लोगों में पैदा करेगी। इनको यही लगेगा कि जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है या नेपाल अपने हक की बात करता है तो इस प्रकार की विजिट्स क्यों होती हैं। तो कहीं ना कहीं उस सोसाइटी में इस प्रकार की मानसिकता रहेगी। आप कितने भी कोशिश कर लीजिए दोस्तों, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, आप कितने भी कोशिश कर लीजिए। और कहा जा रहा है दोस्तों कि कुछ ही समय बाद हो सकता है कि ऑफिशियल विजिट इंडियन आर्मी के जनरल MM नरवणे जी के माध्यम से हो जाए और वो विज़िट करें, और विज़िट करने के साथ साथ वो हो सकता है बॉर्डर डिस्प्यूट पे ही बात करें। और ये भी कहा जा रहा है, ये खबर निकल कर के आ रही है कि जो भारतीय चीफ जनरल हैं इंडियन आर्मी के जनरल, उन्हें एक मानद उपाधि भी दी जाएगी जो कि नेपाल आर्मी के जनरल के रूप में दी जाती है। ये हर एक जनरल को दी जाती है जो नेपाल में बनते हैं और इंडिया में बनते हैं। तो इंडिया के जनरल को नेपाल के जनरल की मानद उपाधि दी जाती है और नेपाल के जनरल को इंडिया के मानद रैंक की उपाधि दी जाती है जनरल के रूप में। तो कहने का अर्थ ये रिलेशन ठीक था, अच्छी बात है, बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, इससे रिलेशन और स्ट्रांग होते हैं। परंतु यही समय क्यों, कहना का अर्थ है कि यही समय क्यों, ये प्रॉब्लम जब तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होने वाला, टेरिटोरियल डिस्प्यूट के सॉल्यूशन नहीं होंगे, कभी भी लोग उस और इनसिक्योरिटी से बाहर नहीं आएंगे और रिलेशन अच्छे कायम नहीं हो सकते दोस्तों। किसी भी देश के लिए उसकी भूमि ही मेन है ना, किसी भी देश के लिए, आप नेपाल के लिए देखो, उसके लिए अपनी भूमि मेन है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए उसकी भूमि मेन है। तो उसके ऊपर कोई प्रकार का कब्जा हो और बातचीत ना हो, सॉल्यूशन ना हो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है क्या? इसको आप नकार नहीं सकते। अगर कोई भी व्यक्ति, जो बड़े बड़े लोग वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जो सिविलियन फॉर्म से सही तरीके से सॉल्यूशन निकालिए। इसमें सपोर्ट सबका रहेगा, सारी जनता, नेपाल की जनता और भारत की जनता बिल्कुल सपोर्ट करेगी, इसमें पीछे हटने की कोई बात नहीं है। हम तो चाहते ही हैं कि इंडिया और नेपाल के रिलेशन बहुत अच्छे हों और इतने अच्छे हों कि विश्व में इसका नाम बना रहे। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि इस प्रकार के जो बातें हो रही, जो अनऑफिशियल विजिट्स होती हैं, इन चीज़ों को हमेशा अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा। भारत सरकार भी इस चीज़ को समझे और नेपाल सरकार भी इस चीज़ को समझे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ भारत को बोलें, गलत बोलें और नेपाल को ही गलत बोलें। तो ये दोनों सरकारों को, दोनों देश की सरकारों को समझना बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ को आगे भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कुछ लोग हो सकता है मुझे गलत भी बोलेंगे कि नहीं, तुम भारत को ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, तुम नेपाल को ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, तो मैं उनको यही कहूँगा कि आप सबसे पहले अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाइए और मैं जो कह रहा हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। तो इससे बिल्कुल फ़ायदा दोनों देशों को ज़रूर होने वाला है। और दोस्तों मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर सरकारें चाहें तो ये जो गलती हो गई, कोई बात नहीं, विज़िट हो गई, अगर ये विज़िट हुई भी है तो इस विज़िट को सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने बताना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि दोनों तरफ की जो मीडिया है वही कोशिश कर रही हैं कि ऐसी विज़िट हुई है और वो खबरें छाप रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार के जो विज़िट हैं ये सबसे पहले तो सार्वजनिक की जानी चाहिए और ये ऐसी विज़िट होने से रोकना चाहिए। सिविलियन विज़िट होनी चाहिए, मिनिस्ट्रियल विज़िट अगर होंगी तो बढ़िया रहेगा और बातें होनी चाहिए, बातें हों, प्रॉपर हों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों। और दोस्तों इस विषय में अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हमेशा एक्टिव रहता हूँ। दोस्तों फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।